अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10 जो कि है एनेस्थेटिक ड्रग्स, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि हम एज अ एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिनको हम बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं इनको हम हर तरह की सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपने माइनर सर्जरी करवानी हो या आपने मेजर सर्जरी करवानी हो। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारी पेन की शिद्दत को कम करती हैं, यानी कि हमारे जो पेन फील करने की जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म करती हैं और साथ साथ ये इंसान को अनकॉन्शियस रखने में मदद देती हैं। हम दो तरह की एनेस्थेटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। एक होती हैं आपके पास लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स और दूसरी आपके पास होती हैं जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। कभी आपने कभी कोई डेंटल सर्जरी करवाई हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपने कोई दाढ़ रिमूव करानी है या अपने दांतों की आपने सफाई करवानी है तो डॉक्टर आपको पूरी तरह से बेहोश नहीं करते, या जो डेंटल सर्जन होता है वो आपको पूरी तरह से बेहोश नहीं करता, बल्कि वो क्या करते हैं आपके दांतों की साइड पे या जो आपके गम्स होते हैं जिनको आप मसूड़े भी कहते हैं, वहां पे एक जेल सा अप्लाई करते हैं। उस जेल की वजह से जो आपके दांतों वाला एरिया है वो सुन्न हो जाता है और वहां पे जो आपको तकलीफ फील करने की शिद्दत है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह की दवाइयों को हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। इसके साथ साथ लोकल एनेस्थेटिक हम टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं, यानी कि हम स्किन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, और साथ साथ छोटे छोटे इंजेक्शंस की शक्ल में भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं वो बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। जबकि जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी को सुन कर देती हैं, हमें मुकम्मल तौर पर बेहोश कर देती हैं। और इस तरह के जो ड्रग्स होती हैं इनको नॉर्मली हम बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सी सेक्शन करना है या कोई बड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, कोई किडनी की सर्जरी करनी है, तो इस तरह के केसेस में जो हम एनेस्थेटिक्स ड्रग्स लगाते हैं उनको आप जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इज इनसेंसिटिविटी ऑफ पेन, यानी कि जब आपके पेन को फील करने की शिद्दत जो है वो खत्म हो जाती है तो उसको आप एनेस्थीसिया कहते हैं। एनेस्थेटिक्स ड्रग्स आर मोस्टली यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन। इनका हम कब इस्तेमाल करते हैं? इनको हम ऑपरेट करने से पहले लगाते हैं, यानी कि पेशेंट को सुन करने के लिए या पेशेंट को मुकम्मल तौर पर बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक्स ड्रग्स जो है वो लगाई जाती हैं। अब आपके पास दो तरह की एनेस्थेटिक्स ड्रग अवेलेबल होती हैं। एक को हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया और सेकेंड को हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। इट इज़ यूज फॉर द मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। जो बड़े बड़े सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं उनको करने से पहले हम उन पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया लगाते हैं ताकि उसकी पूरी बॉडी जो है वो सुन हो जाए और पूरा बंदा जो है वो बेहोश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सी सेक्शन, जिसको आप बड़ा ऑपरेशन भी कहते हैं, जो कि मोस्टली बच्चे की पैदाइश के वक्त किया जाता है। इट इज़ टोटल अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ द बॉडी। इसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। सेकेंड जो टाइप आती है उसको आप लोकल कहते हैं। लोकल का मतलब होता है मखसूस जगह पे काम करने वाली चीजें। ये वो दवाइयां होती हैं जिनको हम माइनर सर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छोटे सर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल डेंटल ट्रीटमेंट, अगर आपको दांत की छोटी मोटी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें उसके लिए पेशेंट को मुकम्मल तौर पर बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ वही पोर्शन सुन करते हैं जहाँ पे हमने दांतों की ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। तो उस तरह के ट्रीटमेंट को आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। इनका जो इफेक्ट होता है वो लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी पर होता है, जबकि इनका इफेक्ट क्या होता है? पूरी बॉडी पर होता है। ये सिर्फ क्या करती हैं? आपके लिमिटेड एरिया को जो है वो इनसेंसिटिव कर देती हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई सर्जरी अगर अप्लाई करनी है, कोई सर्जरी करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर बेहोश किया जाए। हम क्या करेंगे? हम जेल की शक्ल में हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स होती हैं, उस जेल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हल्का फुल्का कट लगा के आपकी ट्रीटमेंट जो है वो कर देंगे। उसके लिए आपको पूरा बेहोश करने की ज़रूरत हमें पेश नहीं आती। देन आता है कि एनेस्थीसिया के बेनिफिट्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, जो भी एनेस्थेटिक्स होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, जिन्होंने इसमें खास किस्म की स्पेशलाइजेशन की होती है, और ऑपरेशन से पहले वो आते हैं पेशेंट की एज के मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक, उसकी बीमारियों के मुताबिक एनेस्थेटिक दवाइयों की डोज वो कैलकुलेट करते हैं और ऑपरेशन से पहले पेशेंट को लगाते हैं। और जब तक पेशेंट का ऑपरेशन चलता रहता है वो वहीं पे मौजूद रहते हैं, और जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता वो उसके साथ मौजूद रहते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस कंडीशन में जो एनेस्थेटिक डॉक्टर है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं वो इंतहाई केयर के साथ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि इससे आप पेशेंट को बेहोश करते हैं, स्पेशली जो जनरल एनेस्थेटिक्स होती हैं। इन केस अगर आपने गलती से थोड़ी सी ज़्यादा डोज लगा दी है तो पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी होती है
है कि वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाए और वो कभी उठे ही ना। तो इसलिए इसके लिए ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट या ख़ास किस्म की आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। तो एनेस्थेटिक ड्रग से क्या क्या फ़ायदे हैं कि ये सिडेशन का मतलब होता है सुकून, एंड रिड्यूस ऑफ एंग्जाइटी। जो पेशेंट को टेंशन हो रही होती है, एंग्जाइटी हो रही होती है सर्जरी से पहले कि पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ कट लगेंगे, मुझे कितना पेन होगा, कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, उन तमाम चीज़ों को जो हमारी एनेस्थेटिक मेडिसिन हैं वो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, क्योंकि पेशेंट को होश ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। चाहे घंटे की सर्जरी है, 10 मिनट की सर्जरी है, 10 घंटे की सर्जरी है, उस पूरे ड्यूरेशन में ना तो उसको पेन फील होता है, ना ही उसको जो है वो होश होता है, और ना ही होश में आने के बाद उसे कुछ याद रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। सो ये उसको सुकून प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ लेक ऑफ अवेयरनेस से मुराद है कि उसको उसकी पहचान में नहीं होता, उसको नहीं याद रहता कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसमें अवेयरनेस की जो है वो कमी हो जाती है। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, आपको पता है कि जब भी हमने कोई सर्जरी करनी है तो हम चाहते हैं कि बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हालत में हो, तो उसके लिए हमें मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ की सर्जरी करनी हो, अगर हाथ ऐसा हो जाए सोते हुए, तो फिर हम यहाँ की सर्जरी कैसे करेंगे? तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स देनी पड़ती हैं। सो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स जो हैं वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है। जैसे ही आप पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग लगाते हैं तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, उसके सारे के सारे मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ताकि आप आसानी से सर्जरी परफॉर्म कर सकें। साथ में एमनीजिया होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी कि जब आप पेशेंट को ये ड्रग लगाएंगे और उसके बाद जब वो होश में आएगा तो उसकी थोड़ी देर के लिए मेमोरी जो है वो लॉस हो जाएगी, यानी कि वो मेमोरी जो कि उसको इंजेक्शन लगाते वक्त दी गई थी, उस दौरान इंजेक्शन के बाद उसके साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें से उसको कुछ भी जो है वो याद नहीं रहता। देन आता है एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक होता है पेन को ख़त्म करने वाला। तो जब आप किसी को इंजेक्शन लगाते हैं एनेस्थीसिया का तो वो उसका पेन को फील करने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। और साथ साथ जो अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल खांसी का आ जाना, छींक का आ जाना, या इस तरह की जो हमारी दूसरी ऐसी रिफ्लेक्सेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली या दौरान ऑपरेशन जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन तमाम रिफ्लेक्सेस को भी हमारा ये जो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं वो उनको ख़त्म कर देती हैं या उनको डिप्रेस कर देती हैं। देन आ जाता है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की टोटल 4 स्टेजेस होती हैं और वो डिपेंड करती हैं डोज के ऊपर। जब आप कम डोज देते हैं तो पेशेंट स्टेज 1 पर होता है, जब आप ज़्यादा डोज देते हैं तो वो स्टेज 2 पर होता है, जब आप उससे ज़्यादा डोज देते हैं तो वो स्टेज 3 पर होता है, और जब आप उससे ज़्यादा डोज देंगे तो वो स्टेज 4 पर चला जाएगा। ठीक है, जिस तरह से कैंसर की स्टेजेस होती हैं, जिस तरह से स्टेज बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अब आपने ये याद रखना है कि जब आप थोड़ी सी डोज देंगे एनेस्थीसिया की तो वो क्या काम करेगी, वो सिर्फ आपके पेन को कम करेगी, उससे पेशेंट बेहोश नहीं होगा। अगर आप थोड़ी सी डोज देंगे तो वो क्या करेगी, वो सिर्फ आपके पेन को फील करने की सलाहियत को कम करेगी, उससे पेशेंट बेहोश नहीं होगा। अगर आप थोड़ी और ड्रग की डोज देंगे तो वो आप में किसी हद तक आपकी ब्रेन को एक्साइटेड जो है वो बनाएगी। अगर आप उससे ज़्यादा डोज देंगे तो उसको आप कहते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 जो है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया है, यानी कि ये वो डोज होती है जिस पे आप कोई भी सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्टेज पर पेशेंट जो है उसमें वो सिडेटिव भी होता है, उसमें एंग्जाइटी भी नहीं होती, उसमें अवेयरनेस भी नहीं होती, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है, उसके मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, और उसको पेन की सलाहियत और जो अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो कि सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं, वो किस स्टेज पर आती हैं, वो स्टेज 3 पर आती हैं। और ये बात MCQ में वो अक्सर पूछ लेते हैं, इवन वाइवा में भी पूछी जाती है कि सर्जिकल एनेस्थीसिया जो है वो किस स्टेज में किया जाता है, तो वो होता है स्टेज 3। और लास्ट में आता है स्टेज ऑफ मेडोलरी डिप्रेशन, यानी कि अगर आपने सर्जरी के लिए जितनी डोज रिक्वायरमेंट है ड्रग की, अगर आपने उससे ज़्यादा दवाई दे दी तो आप स्टेज 4 पे चले जाते हैं। और जब आप स्टेज 4 पे चले जाते हैं तो आपका जो मेडोला है, जो कि आपके पिछले ब्रेन का हिस्सा है, जिसको आप हाइंड ब्रेन भी कहते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडोला एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसमें से जो मेडोला है, जिसको आप मेडोला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं, वो डिप्रेस हो जाता है। और आपको पता है कि मेडोला ऑब्लंगेटा आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं कि ये वो सेंटर होता है जो कि हमारे सांस लेने के निज़ाम को भी कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, और साथ साथ हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को या हमारे निज़ाम को भी कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा ये वाला सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो ना तो हमें ठीक से सांस आएगा और ना ही हमारी जो फूड है वो ठीक से डाइजेस्ट होगी, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो सम टाइम एक्सपायर भी हो सकता है।
फिर हमारे पास आता है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है एनेस्थेटिक ड्रग्स की। तो हमारे पास दो तरह की एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं, एक को आप जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, सेकंड को आप लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। जो जनरल एनेस्थीसिया होती हैं ये दो तरह से अवेलेबल होती हैं। इनको आप इनहेल भी कर सकते हैं, यानी कि इनको सूंघने के जरिए से भी पेशेंट को बेहोश किया जा सकता है, जिसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को अक्सर जो रुमाल होते हैं या कोई भी कपड़ा जो है उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म को छिड़का जाता है, और अगर आप पेशेंट की नाक पे लगाएं या किसी भी इंसान की नाक पे लगाएं तो वो बेहोश हो जाता है। बट सम टाइम अगर आपने क्लोरोफॉर्म की ज्यादा मिकदार सुंघा दी किसी को तो वो मर भी सकता है। तो इस तरह की मेडिसिन जिनको आप नाक के जरिए से पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उनको आप कहते हैं इनहेल्ड। तो इनहेल्ड के तौर पर जो सेफ एनेस्थेटिक होती है उसको आप कहते हैं हेलोथेन। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया जो कि आपकी पूरी बॉडी को सुन करती हैं वो आईवी फॉर्म में भी मिल जाती हैं, इंट्रावीनस भी मिल जाती हैं, जिसमें आता है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग है वो आप पीछे भी पढ़कर आए हैं। ये ड्रग हमने पढ़ी है सिडेटिव हिप्नोटिक्स में, यानी कि ये वो दवाई होती है जो कि हमारे दिमाग को सुकून में लाती है और हमें नींद पैदा करने के काम आती है। तो ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स में भी आती है और साथ साथ ये एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पर भी यूज की जाती है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन आपके पास आती है दैट इज लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स में आपके पास जो ड्रग आती है मोस्ट कॉमन जो कि है लाइडोकेन, जाइलोकेन या लिग्नोकेन। ये तीनों एक ही चीज के नाम है और मार्केट में ये बहुत ज्यादा आसानी से आपको अवेलेबल है। छोटी सी एक ट्यूब होती है जिसके अंदर ये अवेलेबल होती है और ये जेल की शक्ल में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। ज्यादातर जो डेंटल प्रिपरेशंस होती हैं या जो डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर इसी ड्रग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। या हमने जो छोटे मोटे ऑपरेशंस करने होते हैं तो हम पेशेंट के जिस एरिया को ऑपरेशन करना होता है वहां पे इसको अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर और वहां पे कट लगा के पेशेंट की उस चीज को जो है वो रिमूव करते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में और इनकी डिटेल के बारे में। सबसे पहली ड्रग जो है वो आपके पास है हेलोथेन और दूसरी ड्रग है आपके पास बेंजोडाइजेपिन्स। अगर हेलोथेन आ जाए या बेंजोडाइजेपिन्स आ जाए, दोनों के एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और दोनों का सेम आपने सारी बातें लिखकर आनी है। ठीक है, सो हेलोथेन हो या बेंजोडाइजेपिन्स हो ये जनरल एनेस्थेटिक है। बस आपने ये याद रखना है कि अगर हेलोथेन आएगा तो आप लिखेंगे इट इज इनहेल्ड कि इसको हम नाक के जरिए देते हैं, और अगर बेंजोडाइजेपिन पे नोट आएगा तो आप लिखेंगे कि इसको हम इंट्रावीनस देते हैं। आगे मैंने लिखा हुआ है सिंपल। सिंपल का आपको पता है, जो लोग मेरे पुराने लेक्चर्स लेते आ रहे हैं उनको पता है कि सिंपल फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब है, कि ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज होती है लीवर से और यूरिन से जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। देन आता है इसकी फार्माकोडायनामिक्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम गाबा रिसेप्टर्स कहते हैं। गाबा रिसेप्टर्स को गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड्स भी कहा जाता है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जब इनका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी को सुकून देते हैं। ठीक है, इनको आप इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनका लेवल अगर बॉडी में इंक्रीज होगा तो ये हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को इनहिबिट करेंगे, ब्रेन को डिप्रेस करेंगे, सिडेशन प्रोवाइड करेंगे। सो जब हम पेशेंट को ये ड्रग देंगे या ये ड्रग देंगे तो ये ड्रग हमारे गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और उनको एक्टिवेट कर देती है। जब गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो हमारी बॉडी में गाबा का लेवल बढ़ जाता है, और गाबा क्योंकि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर इनहिबिशंस होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स हालत में आना शुरू हो जाती है, डिप्रेस हालत में आना शुरू हो जाती है, सिडेटिव होना शुरू हो जाती है, हिप्नोटिक होना शुरू हो जाती है। हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इन दोनों ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है एज अ जनरल एनेस्थेटिक्स, लेकिन इनके अंदर एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता, यानी कि अगर आप किसी भी पेशेंट को ये दवाई लगाएंगे तो वो बेहोश तो हो जाएगा, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाएगा, उसके मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, बट उसको जो पेन फील करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसके लिए हमें साथ में कोई पेन किलर मिक्स करके इसके साथ इंजेक्ट करनी पड़ती है। इट इज स्केलेटल एंड यूट्राइन मसल्स रिलैक्सेंट। जो भी आपके स्केलेटल मसल हैं या यूट्रस के मसल हैं वो सारे के सारे रिलैक्स हो जाएंगे ताकि आप आसानी से सर्जरी परफॉर्म कर सकें। इट इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर, लेकिन ये आपकी ब्रोंक्यूल्स को खोल देता है ताकि आपको सांस जो है वो प्रॉपर आ सके ड्यूरिंग सर्जरी। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को डिप्रेस करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्सिंग हालत में लेकर आता है, और उस हालत में जब आप रिलैक्स हालत में होते हैं तो आपका हार्ट रेट क्या होता है? कम होता है। सो ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज हार्ट रेट, और हाइपोटेंशन का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो कोई भी चीज़ जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्सिंग हालत में लेकर आती है तो वो आपकी हार्ट बीट को भी स्लो करती है और साथ साथ वो आपके ब्लड प्रेशर को भी लो करने का काम करती है।
नेक्स्ट ड्रग जो लास्ट ड्रग है इस चैप्टर की, उसको आप कहते हैं लाइडोकेन। इसको आप जाइलोकेन या लिग्नोकेन के नाम से भी याद करते हैं। इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये लोकल एनेस्थेटिक है। और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर या इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है, हमारी स्किन की 3 लेयर होती हैं। पहली वाली को एपिडर्मस कहते हैं, उसके अंदर डर्मस होती है और सबसे अंदर जो है वो हाइपोडर्मस होती है। तो इसको हम इंजेक्शन की फॉर्म में स्किन की जो दूसरी लेयर है वहां पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो फिर हमारे लोकल एरिया को या हमारे सिर्फ उसी पार्ट को जो है वो सुन करने का काम करती है। अगेन फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी सिंपल है, यानी कि इसको हम जब बॉडी में यूज करते हैं तो ये आसानी से अब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज होती है लीवर से और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती है। देन आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ता है, ये जब सोडियम चैनल हमारी बॉडी में खुलते हैं तो जिसकी वजह से सोडियम हमारे सेल्स के अंदर एंटर होता है, और सोडियम का सेल्स के अंदर एंटर होना इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये आप ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल में पढ़कर आए हैं, ठीक है, कि जब भी सोडियम किसी भी सेल के अंदर एंटर होता है तो उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और सोडियम की एंट्री की वजह से किसी भी चीज़ की, किसी भी मसल की क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो हम जो एनेस्थेटिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन पैदा नहीं करनी, हमने पेशेंट के मसल्स को रिलैक्स करना है। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जब इन दवाइयों को हम पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या पेशेंट की बॉडी में अप्लाई करते हैं तो ये दवाइयाँ हमारी बॉडी के अंदर जो भी सोडियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। जब सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो सेल, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एक आपके पास सेल है, इसके यहाँ पे सोडियम चैनल है जिससे सोडियम ने अंदर आना है। जैसे ही सोडियम अंदर आएगा उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, और सेल या मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम ये मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो ये इस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। जब ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो सोडियम अंदर नहीं आते, डीपोलराइजेशन नहीं होती और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं। सो इट इज़ मोस्टली यूज ड्यूरिंग माइनर सर्जरीज। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हमने छोटे मोटे ऑपरेशंस करने हो तब हम अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है या स्किन की दूसरी लेयर में अप्लाई करना है। आईवी या इंट्रामस्कुलर हम अप्लाई नहीं करते, क्योंकि जब आप आईवी या इंट्रामस्कुलर अप्लाई करते हैं तो वो पूरी बॉडी को सुन करने की सलाहियत रखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मोस्टली जो आपके लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो वैजो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर आप उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे लोकल एनेस्थेटिक को तो जो भी वेसल्स हैं आपकी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। बट आपका लाइडोकेन ऐसा है जो कि आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनको खोल देगा। जब ब्लड वेसल्स खुल जाएंगी तो आपका जो भी ड्रग है वो तेजी से आगे की तरफ फैलना शुरू हो जाएगी और वो बाकी एरियाज को भी सुन करना शुरू कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, लाइडोकेन को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं एपिनेफ्रीन के साथ। एपिनेफ्रीन हम स्टार्ट में पढ़कर आए हैं कि एपिनेफ्रीन एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, वो सिस्टम जो कि हमें एक्टिव हालत में रखता है। और हमने पढ़ा था कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वेसल्स कैसी हो जाती हैं, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो ये जो ड्रग है वो वेसल्स को डायलेट करती है। बट अगर हमने इसको स्किन पे अप्लाई किया और वेसल्स फैल गई तो वेसल्स में से ये ड्रग जो है वो सारी बॉडी के अंदर फैल जाएगी और फिर हमारी पूरी बॉडी सुन हो सकती है। तो हम इसको एपिनेफ्रीन के साथ मिक्स करके लगाते हैं। एपिनेफ्रीन क्या करती है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, और ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग उस जगह को सुन करके हमारी मदद करती है, और इस तरह से हम अपने जो भी डिजायर्ड इफेक्ट है उसको हासिल कर लेते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट है कि इससे किसी हद तक आपको एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।